हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिता लियाकत। इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी, क्योंकि दुनिया की 780 करोड़ की आबादी की कोरोना से कमर टूटी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने की रेस में दौड़ रही है, लेकिन सफलता अभी तक किसी को नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके बावजूद राजनेताओं ने कोरोना की वैक्सीन को वोट डलवाने का इंटरनेशनल हथियार बना दिया है। भारत में, बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उधर मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और इन दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त बांटने का वादा करके वोट बटोरने की कोशिश की है। उधर अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं, वहां भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन को लेकर उनसे सवाल हो रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन गारंटी वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब वैक्सीन अभी बनी नहीं है, कहां पहुंची कहां नहीं पहुंची है, तो फिर ये नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए ऐसे वादे क्यों कर रहे हैं? आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी यही है। इसे समझने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स भी हमने आमंत्रित किए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप और समझिए कि कोरोना की वैक्सीन की स्थिति इस वक्त क्या है। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं। झूठों के सरदार बेशर्मी से यहाँ लोगों को बरगला रहे हैं। हम बच्चे थे स्कूल में, तब एक घोषणा थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आधार ही दूंगा। अब नया घोषणा मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इस तरह की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि सत्ता मिलने पर ही आप इंजेक्शन देंगे या वैक्सीन देंगे। तो सत्ता अगर नहीं मिलेगी, जो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह उनको नहीं मिलेगी, तो अगर वैक्सीन नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी को क्या, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा कि कब कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। दूसरी बात, ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। बिहार के चुनावों में कोरोना की वैक्सीन पर ये राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी ने सरकार बनने पर कोरोना की वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया था। लेकिन कोरोना की वैक्सीन सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भी मुद्दा बनी हुई है। यहाँ 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। कल से हर रैली में शिवराज सिंह चौहान गरीबों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा करके वोट मांग रहे हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वो वैक्सीन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उन गरीबों को फ्री में लगवाएंगे। शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। यही तो विडंबना है, अभी वैक्सीन आई भी नहीं और राजनीति के बाजार ने उसे उत्पाद बनाकर वोट खरीदने शुरू कर दिए। कोरोना की वैक्सीन पर बड़े बड़े दावे सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहे बल्कि अमेरिका के चुनावों में भी कोरोना का टीका एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तीसरी और आखिरी डिबेट हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। Vaccine that's coming, it's ready, it's going to be announced within weeks and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. इसके बाद जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या इसकी कोई गारंटी है, तो वो पीछे हट गए। कहा गारंटी तो नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां वैक्सीन तैयार कर रही हैं। Is that a guarantee? No, it's not a guarantee, but it will be by the end of the year. But I think it has a good chance. There are 2 companies, I think, within a matter of weeks, and it will be distributed very quickly. Can you tell us which companies? Johnson & Johnson is doing very well. Moderna is doing very well. Pfizer is doing very well. And we have numerous others. डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नया नहीं बताया जो दुनिया को पता नहीं है। हकीकत यह है कि अभी तक किसी भी कंपनी की वैक्सीन कारगर नहीं पाई गई। WHO की देखरेख में कोरोना के 170 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से 154 को अभी तक इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया। 36 वैक्सीन को छोटे स्तर पर इंसानों पर टेस्ट किया जा रहा है। 16 वैक्सीन फेज 2 में है, जिन्हें थोड़े बड़े स्तर पर टेस्ट किया जा रहा है
और सिर्फ 11 वैक्सीन तीसरे फेज में हैं, जिन्हें बड़े स्तर पर इंसानों पर आजमाया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा उम्मीदें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्रोजेनेका की तरफ से विकसित वैक्सीन से थी, जिसका ट्रायल आखिरी दौर में चल रहा था। लेकिन ब्राजील के रियो में 28 साल के एक वॉलंटियर की मौत से इस वैक्सीन के ट्रायल को झटका लगा है। कौन सा देश सबसे पहले वैक्सीन बनाता है, इसकी भी होड़ पूरी दुनिया में मची है। पिछले महीने रूस से यह खबर आई कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। ये भी दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। रूस ने इस वैक्सीन को स्पुतनिक 5 का नाम दिया था। इस महीने रूस ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन एपिवैक कोरोना को मंजूरी दी। मेडिकल जर्नल लांसेट ने रूस की वैक्सीन को प्रभावी भी बताया। लेकिन वैक्सीन बनाने के बावजूद रूस में कोरोना के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। ये बहुत हैरान करने वाला है। वैक्सीन लॉन्च के वक्त रूस में कोरोना के रोज 5000 केस आ रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से रूस में हर रोज 15000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। यानी रूस को भी सफलता नहीं मिल रही। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि अगर वैक्सीन बन भी गई तो क्या वो कारगर साबित होगी? क्या वैक्सीन से कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा, या फिर संक्रमण की रोकथाम के लिए दवाई का इंतजार करना होगा? लेकिन अभी तो दवाई की नहीं, वैक्सीन की बात हो रही है और वैक्सीन बनने में बहुत देरी लग रही है। हालांकि बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की वैक्सीन अगले साल के मध्य तक उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आमतौर पर किसी भी बीमारी का टीका बनने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि परीक्षण से यह साबित होना चाहिए कि टीका सुरक्षित है। किसी भी परीक्षण में वैक्सीन को 4 ट्रायल से गुजरना होता है। हर ट्रायल में वैक्सीन का सुरक्षित साबित होना बहुत जरूरी है। टीका विकसित होने के बाद उसे लोगों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती है। दुनिया के अरबों लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए रणनीति बनानी होगी। यानी एक बार सफल वैक्सीन बन जाने के बाद उसे पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद वैक्सीन के नाम पर वोट बटोरने की पूरी कोशिश हो रही है। केवल हमारे कार्यकर्ता नेताओं का नहीं है। देखिए, सिर्फ वादा और वादे को तोड़ने जैसा नहीं है ना। हमारे साथ इस पूरे के पूरे मसले को समझाने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले हैं डॉक्टर धीरज कौल, जो सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं, टू बी प्रिसाइज न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम डॉक्टर कौल। और दूसरे हैं प्रोफेसर संतोष कुमार, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। संतोष जी, शुरुआत मैं आपसे करने वाली हूं, वो ये कि ये जो मेडिकल टूल है, जब इसका आप पॉलिटिकल यूज करने लगते हैं, आप इसे पॉलिटिकली इस्तेमाल करने लगते हैं, तो इसका भारी नुकसान सोसाइटी को झेलना पड़ता है। मैं उस नुकसान के बारे में आपसे जानना चाहती हूं। देखिए, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल हो या गवर्नेंस के लिए हो, इसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुश्किल ये है कि जैसे अगर एक प्रिपेयर्डनेस होती है कि इन एंटिसिपेशन, तो जैसे इन एंटिसिपेशन की हम तैयारी करते हैं कि अगर हमें लगता है कि लाइकलीहुड है कि हमें 2021 के जनवरी में या दिसंबर तक मिलेगा वैक्सीन, तो अगर ट्रायल 2 में है या ट्रायल 3 स्टेज में है या ट्रायल 4 स्टेज में है, उसको एंटिसिपेट करते हैं और उसके बाद हम अपने इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुकिंग करते हैं। और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की तैयारी करते हैं, क्योंकि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने का एक अलग लॉजिस्टिक सिस्टम होता है और वो सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। तो अभी जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो एक अनाउंसमेंट और एक मीटिंग भी ली है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ली है, जो उसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और उसमें उन्होंने उन सबको अलर्ट किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कि किस तरह से हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द लास्ट माइल। और लास्ट माइल का मतलब है कि हर व्यक्ति तक पहुंचे जहां तक इसकी आवश्यकता है। तो ये एक प्रिपेयर्डनेस की एक बहुत अच्छी रणनीति है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हम किस तरह से इसको पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके पास वैक्सीन मिल गई, आपके पास स्टॉक भी है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। ओके, जिस डायरेक्शन में हमें ले जा रहे हैं उसके ऊपर हमने बाकायदा पूरी एक रिसर्च की है कि मान लीजिए हमारे पास वैक्सीन आ गई है, पूरी तरीके से हमारे पास उसका स्टॉक है, लेकिन आखिरी आदमी तक पहुंचाने में भी कितने चैलेंजेस हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। इनफैक्ट जो अगली हमारी रिपोर्ट है, दर्शकों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन प्रोफेसर संतोष,
क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर कौल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए ना, आप चलिए, हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर आप फिर भी कह सकते हैं कि कोरोना को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है और जिस तरीके से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए या जिस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, वो थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन वहां अमेरिका तो डेवलप कंट्री है ना, सुपर पावर है, वहां भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा यहाँ हो रहा है। कोई दोनों में अंतर नहीं है। नमस्ते, थैंक यू। अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली हेल्थ केयर और पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर इज अ बर्थ राइट, एक इंसान का जीवन का अधिकार है और एजुकेशन भी है। इन दोनों से पॉलिटिकल माइलेज गेन करना एक इंफीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स दिखाता है किसी भी सोसाइटी के लिए। जरूरी है कि हम हर पेशेंट को इक्वली ट्रीट करें, रिगार्डलेस वो किसको वोट देता है कि नहीं देता है, किस जाति प्रजाति प्रधान से करता है। मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जो सब जाति धर्म से उठकर इंसान को एक लेवल पे देखता है। तो पॉलिटिकल गेन मुझे नहीं लगता कि ये बैकफायर करेगा अगर कोई इसका यूज करने का कोशिश करेंगे। इतना तो साफ और है, करना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर कौल, इतना तो साफ है कि अगर आपने हमारी अपनी सेहत को लेकर किसी तरह का झूठ बोला तो वो बैकफायर करेगा, और ये दोनों स्थिति में हो सकता है। लेकिन जैसा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि अंत तक वैक्सीन आ जानी चाहिए, सच्चाई क्या है? हम कहाँ हैं? सच्चाई क्या है? हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, जानना ये जरूरी है कि आज तक ह्यूमन हिस्ट्री, एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो सबसे तेज वैक्सीन बनी थी उसमें से एक मम्प्स थी जो 4.5 साल लगे। तो एक वजह है कि दवाई जल्दी बनती है, वैक्सीन धीरे बनती है। उसकी प्रक्रिया है 4 स्टेज जो आप बता चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो स्टेज 3 है वो क्रिटिकल होता है, उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट्स हम देखते हैं, एफिकेसी देखते हैं। और स्टेज 4 जब हम दे चुके होते हैं, मासेस को जब करोड़ों लाखों लोगों को मिलेगा तो उसके रेयर साइड इफेक्ट मिलेंगे। ये रूबिका जी जानना जरूरी है कि अर्लियर हमारी जो वैक्सीन की एफिकेसी थी वो 95% लोगों को अच्छा रिजल्ट दे, उसी को हम अप्रूव करते थे। लेकिन एज ऑफ टुडे हमने उसकी एफिकेसी 50% तक ला दी है। एक बात बताइए डॉक्टर कौल, अगर वैक्सीन थोड़ा देरी से आती है और दवाइयां जल्दी आ जाती हैं, तो फिर दवाई क्यों नहीं आ रही है? वैक्सीन क्यों आ रही है? क्या वजह है? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। दवाई के एरिया में भी बहुत काम हो रहा है, और ऑनेस्टली बताऊं तो दवाई हमारा फर्स्ट डिफेंस होगा एज ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड दिस ईयर। वैक्सीन प्रैक्टिकली अर्लीस्ट पॉसिबल जो हमें दिख रही है, डेफिनेटली प्रेसिडेंट ने बोला है दिसंबर में। मॉडर्ना है एक कंपनी जिसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, एस्ट्राजेनेका है, और फाइजर BioNTech जर्मन की कंपनी है। उनके मास प्रोडक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। हमने 50-60 मिलियन कॉपीज बना दी हैं, और सरकार उस पर पैसा डाल चुकी है कि अगर फेल होगी तो सरकार उसका इफेक्ट उठाएगी। अगर पास हुई तो मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रायोरिटी वाइज देना शुरू करेंगे वृद्ध लोगों को, डिजीज लोगों को, फ्रॉम अप्रैल मार्च ऑनवर्ड। देखिए, ये तो सच्चाई की बात हुई, और धरातल पर जो आपको दिख रहा है डॉक्टर कौल, आप बता रहे हैं। लेकिन ऐसा हमारे राजनेता करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो तो बिल्कुल वैक्सीन को लॉलीपॉप की तरह, और वो भी हवाई, किसी के हाथ में अभी गई नहीं है वो लॉलीपॉप, सिर्फ दिखा रहे हैं। ओके डॉक्टर कौल, मैं आपके पास भी आऊंगी, और जिस तरफ इशारा कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि अभी तक हमने आपको दुनिया की जो भी वहां पर तैयारियां चल रही है वो दिखा दी, लेकिन भारत में भी वैक्सीन का चुनावी वादा हो ही रहा है ना, और इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि भारत में वैक्सीन को लेकर स्थिति क्या है, क्योंकि सरकार ने तो वैक्सीन बांटने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समस्या ये भी है कि भारत सरकार के पास वयस्कों यानी एडल्ट्स के किसी टीकाकरण कार्यक्रम का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। भारत में कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन? इस सवाल के जवाब का इंतजार हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों की आबादी कर रही है। हकीकत नेताओं को पता है कि अभी वैक्सीन आने में समय है, लेकिन इसके बावजूद वो कोरोना की वैक्सीन का राजनीतिकरण कर रहे हैं। वैसे नेता तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि कोरोना वैक्सीन को विकसित करने में भारत कहां खड़ा है। भारत में कुल 4 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। पहली है भारत बायोटेक और ICMR द्वारा तैयार स्वदेशी वैक्सीन, जिसे तीसरे और आखिरी चरण की मंजूरी दे दी गई है। तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल 10 राज्यों के 28,000 लोगों पर किया जाएगा। इसके नतीजे अगले साल फरवरी तक आने की उम्मीद है। दूसरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इसका तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। तीसरी है जाइडस कैडिला की वैक्सीन, जिसका परीक्षण पहले और दूसरे चरण में है। और चौथी है रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन, जिसे दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिल चुकी है। भारत में इसका परीक्षण दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज कर रही है। यानी ये तो सच है कि वैक्सीन पर भारत में काम चल रहा है, लेकिन कोरोना की इन वैक्सीन पर सफलता कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन दावा है कि भारत सरकार ने वैक्सीन को घर घर पहुंचाने की तैयारी भी कर ली है। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। पहले चरण में भारत की योजना करीब 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इसके लिए अगले साल जुलाई तक की डेडलाइन सेट कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरी 138 करोड़ की जनसंख्या को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए 60 से 70% जनसंख्या को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दावा है कि इससे भी वायरस की रोकथाम हो जाएगी। भारत की 70% आबादी यानी 97 करोड़ लोगों को वैक्सीन की जरूरत होगी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के टीकाकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना और रणनीति की जरूरत है। साथ ही काफी खर्च भी आएगा, इसका एक अंदाजा देखिए। पूरे देश के टीकाकरण के लिए 280 करोड़ डोज की जरूरत होगी। भारत को 1426 कार्गो विमानों की जरूरत होगी। सरकार का 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 80,000 करोड़ रुपए का खर्च बताया है। वैक्सीन के लिए 1 लाख फ्रिज की जरूरत होगी। करीब 11,500 फ्रिज वाले ट्रकों की जरूरत होगी। सिर्फ वैक्सीन के लिए ही 25,000 कोल्ड स्टोरेज चाहिए होंगे। यानी भारत में जब कोरोना की वैक्सीन बनकर तैयार होगी या किसी दूसरे देश से भी अगर वैक्सीन आती है तो उसके टीकाकरण के लिए भारत सरकार को एक बहुत बड़ा अभियान चलाना होगा। एक अच्छी बात यह है कि वैक्सीन चाहे दुनिया का कोई भी देश या दवा कंपनी बनाए, उसे इतने बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए भारत पर ही निर्भर रहना होगा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। दुनिया के विकसित देशों में 60% टीके भारत से ही जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन 140 देशों में इस्तेमाल होती है। लेकिन समस्या यह है कि भारत ने वयस्कों के लिए कोई टीकाकरण कार्यक्रम अभी तक नहीं चलाया है। बच्चों के लिए तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वयस्कों के लिए टीकाकरण भी एक नया अनुभव और प्रयोग होगा। देखिए, वैक्सीन इतनी सी, लेकिन उसके लिए तैयारी आप देख रहे हैं पहाड़ों पहाड़ करनी पड़ेगी। प्रोफेसर संतोष कुमार, इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, हमने अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है, हम एक एक आदमी तक पहुंचा देंगे, लेकिन हमारे पास कोई अनुभव नहीं है ना वयस्कों के टीकाकरण का। और दूसरा ये कि अब हमारे जो ये चैलेंजेस होंगे, उसमें से एक मैंने आपको अभी गिनाया, बाकी जितने भी चैलेंजेस होंगे उनके लिए क्या तैयार है हम निपटने को? देखिए, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है और इसको हमें मानना पड़ेगा कि जैसे ये एक ग्लोबल फेनोमेना की तरह ये है, पेंडेमिक है, इसीलिए इसका नाम पेंडेमिक है। और पेंडेमिक में जब हम हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें तैयारियों की कई स्टेजेस में तैयारियां होंगी और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो जैसे आपने देखा बाढ़ में और भूकंप में और जैसे लोगों तक पहुंचते हैं, हमारे यहाँ एक सप्लाई चेन सिस्टम का एक मैनेजमेंट है, रेवेन्यू सिस्टम का पूरा एक सेटअप है, पुलिस सिस्टम का एक पूरा सेटअप है, सिविल सोसाइटी का एक सेटअप है, हमारे जो मेडिकल सोसाइटी के जितने लोग हैं उनका एक सेटअप है। तो एक कन्वर्जेंस की बात होगी इसमें। और इसीलिए जो बार बार अभी जो प्रधानमंत्री जी की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने इम्फेसिस किया, केवल सरकारी तंत्रों पे नहीं ध्यान दिया, उन्होंने सरकारी तंत्रों के अलावा भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज करने के प्रोसेस को शुरू करने की बात कही है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो एक्स कहें या वाई कहें की बात है, लेकिन आइडिया है कि इस पैंडेमिक को हम लोगों को एक साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमें प्रबल बनाने की है। तो इसमें प्रबल बनाने की भूमिका में सबसे पहले एंटीसिपेट, जो आपने कहा कि हमारे अनुभव क्या है पहले के, तो पहले के अनुभव केवल जरूरी नहीं कि हमें पैंडेमिक का ही अनुभव हो,
लेकिन कई हमने जो एपिडेमिक देखा है उसका अनुभव है, और साथ साथ हमने कई डिजास्टर्स भी देखा है। इंडिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो अपनी एक व्यवस्था है, खास करके डिजास्टर के सिचुएशन में डिफिकल्ट जगहों पे लोगों को पहुंचाना, और वो एक बहुत बड़ा जो हमारा अनुभव है उसमें इस अनुभव को सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये जो सम्मिलित होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट केवल हेल्थ डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये समग्रता की बात है। तो इस समग्रता में सभी की आवश्यकता होती है, और इसी वजह से अन्य आपदाओं में जो डॉक्टर कॉल के पास ले जाना चाहती हूँ। इनके भी समग्रता सिस्टम में जोड़ना होगा। हम सबको सबकी जरूरत इसमें होगी, न सिर्फ सरकार की तरफ से, पर हमें भी अपने एक लेवल पर लड़ना होगा, जिसे कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है कि हम भी अपने आप में कोरोना वॉरियर्स हैं। तो डॉक्टर कॉल, ये तैयारियां हिंदुस्तान में, आई एम श्योर अमेरिका में भी इस तरीके की तैयारियां हो रही होगी, लेकिन असल सवाल तो ये है ना कि क्या इस वातावरण में जिस तरीके का बर्ताव हमारा होना चाहिए, सिर्फ एक कंट्री के नाते नहीं, ग्लोब के नाते, या ये कहिए ग्लोबल लेवल पर, वो बर्ताव हम कर रहे हैं, हम बिहेव वैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। एक्चुअली एक की पॉइंट अंडरस्टैंड समझने का ये है कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मैंने अप्रैल में आपके टीवी चैनल पे आकर भी कई बार ये बताया था कि ये कितना सीरियस इशू है। उस टाइम आई थिंक अवेयरनेस इतना नहीं था। अभी जो सेकंड चैलेंज हमारे हाथ में आएगा वो बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 3 स्टेप्स होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भारत 70% विदेश में सारी वैक्सीन देता है, तो वो की प्लेयर होगा, और ग्लोबली भारत अपना एक रोल प्ले करेगा जिसको पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट करता है और करता रहेगा। और दूसरी बात जानना यह जरूरी है, सबसे लो कॉस्ट की वैक्सीन इंडिया बनाता है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा नाम है। नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन, जिसके अंदर आता है कि आप स्टोर किधर करेंगे। ये जानना जरूरी है कि जितनी भी पर फ्रंट लाइन वैक्सीन हैं वो 2 डोजेज में है, और काफी नेगेटिव टेम्परेचर में, रेगुलर रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में उनको स्टोर नहीं कर पाएंगे। उनकी जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी है वो वेरी करती है, कई -5 पे होंगी, कई -10 पे, -20 में। एक रेगुलर रेफ्रिजरेटर में आप कितना कर पाएंगे? नंबर 3 जो चैलेंज है वो है उसको सही इंसान तक, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाना। और चौथा जो लॉजिस्टिक्स का आएगा कि जो एडमिनिस्टर करेंगे मसल के अंदर, क्या आप स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं? बहुत आसान से आप सिखा सकते हैं। सिविक सोशल सोसाइटी का इसमें इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। मुझे लगता है पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी आना पड़ेगा, करोड़ों के लोगों को देना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट ये बड़ा लंबा प्लान है, थोड़ा डिटेल प्लान है। डॉक्टर कॉल और संतोष जी, इसमें अगर आप मुझे कहें कि फिर क्या करना चाहिए, वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए, तो मैं कहूंगी नहीं। बात करना चाहूंगा मैं प्रोफेसर साहब, ओके 20 सेकंड सर। मैं एक बात जो मुझे लगता है कि इसके कॉम्बिनेशंस में देखना चाहिए, जो मैंने समग्रता की बात कही। एक तो पहले जो कैंपेन है कि एक वो बिहेवियरल चेंज हमारा क्या होना चाहिए इससे बचने के लिए, एक इस पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के कंटेक्स्ट में इसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ जो वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं कि पहुंचाने की, इंडिया में एक और बड़ा सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं एक्वेटिक जो सीरम, और उसकी बात करते हैं जो वायरस को ट्रीट करने के लिए जो हम बनाते हैं वैक्सीन। तो एक्वेटिक वैक्सीन जो होता है कि अपने उसी टेम्परेचर पे भी आप दिया जा सकता है, रूम टेम्परेचर पे। तो इंडिया की इसमें काबिलियत है। हो सकता है अभी हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जरूरत है, और हो सकता है कि वहां पे हमारे पीएचसीज के पास वो फैसिलिटीज ना हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि हम इसको कितना जल्दी, हमारे साइंटिस्ट इसको आप कितना भी जल्दी बोल दीजिए ना प्रोफेसर साहब और डॉक्टर कॉल, ये जो जल्दी है ये मुझे दूर की कौड़ी लग रही है। मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूं और मास्क लगा के रखूं। मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ी वैक्सीन यही है कि कोरोना हो ही ना और मुझे वैक्सीन का इंतजार ही ना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन चीजों को बताने के लिए।